नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस जानकारियों से समृद्ध कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसके जरिए हम बातें करते हैं आर्थिक विकास की। और ये आर्थिक विकास मुख्य रूप से जुड़ा होता है प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायों का, जैसे कि कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन। ऐसे और भी अन्य कई व्यवसाय जो कि सह व्यवसाय के तौर पर भी किए जाते हैं और मुख्य व्यवसाय के तौर पर भी। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी इन सभी व्यवसायों के बारे में हम करेंगे बातें, मिलवाएंगे आपको अपने विशेषज्ञ से। लेकिन सबसे पहले देखेंगे अपना पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने को कटिबद्ध सरकार। मत्स्य पालक अवश्य करें एयरेटर का प्रयोग। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। राज्य में कृषि के अलावा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का हर संभव प्रयास जारी है। पिछले दिनों पटना के बामेती सभागार में मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री सुश्री रेणु देवी ने अपने पदाधिकारियों से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का अनुरोध किया, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके। हमारी सरकार जो है, जब 7 निश्चय आया तो उसमें पार्ट 2 में हमेशा पार्ट 1 में भी इसे कृषि का दर्जा मिला। और हमेशा कोशिश है कि हमारे बेनिफिशियर जो कृषि हैं, जो मछली पालक हैं, वो भी कृषि में गिने जाते हैं। और उनकी आय कैसे लंबी हो, कैसे दुगनी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। मत्स्य पालक भाई बहन, अब इन दिनों मानसून आने वाला है। ऐसे में अपने तालाबों में घुलनशील ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए एयरेटर का प्रयोग अवश्य करें। अगर वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा होगी तो उस समय घुलनशील ऑक्सीजन कम होने की संभावना बन जाती है। इस मामले में मत्स्य पालकों को मछलियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इन विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं ICAR पटना के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर जसप्रीत सिंह। मछली पालक हैं, उन सबको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन लेवल है तालाब में, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें। उसको बढ़ाने के लिए वो या तो एरिएटर लगाएं या वो पंप लगाकर पानी को बदल दें। पानी को उसी तालाब के पानी को उसी में डाल के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखें। किसान भाई बहन, आप अपने खेतों में मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा पटवन कर सकते हैं, क्योंकि इस मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से आपके खेतों में पूरी तरह से जल प्रबंधन किया जा सकता है और बिजली की खपत कम होती है। साथ ही यह समय की बचत भी करता है। इसके लिए सरकार भी अनुदान दे रही है। आप अपने नज़दीक के कृषि विभाग से संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं। किसान भाई बहन, यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, जैसे कि मेथा। यदि आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो आसपास के बाजार में इसकी मांग को ध्यान में रखकर ही करें, क्योंकि इसके बाजार भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही अच्छे उत्पादन की प्राप्ति के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इसके उन्नत प्रभेदों में प्रमुख है C29, जो मेथा गोल्ड के नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य में इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन है। किसान भाई बहनों, मेथा यानी कि जापानी पुदीना की खेती काफ़ी लाभकारी है। फरवरी या मार्च के महीने में इसकी बुवाई का उपयुक्त समय है। इसके उन्नत प्रभेदों में MAS 1, कालका, कोशी, गोमती और हिमालय आदि का प्रयोग करके आप बेहतर फसल ले सकते हैं। साथ ही बाजार में सही तरीके से विपणन कर ज़्यादा आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं ग्राम मुकुंदपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान मुंचुन पांडे। इन्होंने 1 एकड़ में बैगन की खेती की है। इनका कहना है 1 एकड़ में इसकी खेती में 18 से 20 हज़ार लागत लगा है और आमदनी 50 से 60% हो रहा है। आइए सुनते हैं इनकी खेती की सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। और हम बैगन के खेती किए हुए हैं लगभग 1 एकड़ में। इसका कुल लागत 18 से 20 हज़ार रुपया है। इनकम 50 से 60% है।
और बहुत अच्छा खेती है, इसमें अच्छा बचत है। किसान भाई बहनों, कृषि में यंत्रों का प्रयोग कार्य को सरल और सफल दोनों ही बनाता है। सुपर सीडर यंत्र के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वह इस मशीन का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव? आइए जानते हैं पटना अनाज मंडी में अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 5,500 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। सामान्यतः सघन बागवानी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला मध्यम सघन बागवानी, जिसके अंतर्गत 500 से 1500 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हुए मौसम के मिजाज से। जाना आपने मंडी में मिलने वाले तमाम फल और सब्जियों के भाव के बारे में, ली जानकारी आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की, और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की प्रेरक कहानी। ये प्रेरणा आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आए, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और फलों की बात करते हैं, जिनका उत्पादन हमारे सूबे में बड़े पैमाने पर होता है। इसका न केवल निर्यात होता है बल्कि आम बाजार में भी इसकी मांग काफ़ी होती है। तो कैसे करें फलों की सघन बागवानी, इसके बारे में अब लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंट वार्ता के जरिए। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं। किस तरह से आप अपनी फसल तैयार कर सकते हैं, कम लागत में कौन सा व्यवसाय आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। निश्चित करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो है कंचन भामिनी, सहायक प्राध्यापक, कनीय वैज्ञानिक, नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय से हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सघन बागवानी क्या है और इसे कैसे करना है। भारत में फल उत्पादन के लिए कई तरह के जलवायु का विकल्प है, लेकिन हमारे जो फल वृक्षों का जो उत्पादन किया जाता है या फल का जो उत्पादन किया जाता है, उसके लिए हम ऐसी प्रक्रिया को अपनाएं जो कि कम से कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा दे सके। तो उसके लिए सघन बागवानी एक ऐसा विकल्प है जिसके तहत हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर फल की मांग को देखते हुए एक सतत विकल्प है जो कि किसानों को कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक फल की प्राप्ति करवाता है। तो सघन बागवानी का ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत कम से कम क्षेत्रफल में या प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधों को लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है।
कंचन जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, वो सघन बागवानी जो करते हैं, तो फल वृक्षों में कौन कौन से फल वृक्षों का वो सघन बागवानी करके वो आर्थिक रूप से मतलब इनकम अच्छा कर सकते हैं? सामान्यतः सघन बागवानी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला मध्यम सघन बागवानी, जिसके अंतर्गत 500 से 1500 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। दूसरा उच्च सघन बागवानी, जिसके अंतर्गत 1500 से 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। और तीसरा जो है वो है उच्चतम अति उच्च सघन बागवानी, जिसके अंतर्गत 10,000 से 1,00,000 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सघन बागवानी है, इससे कई तरह के लाभ हैं, जो कि जिसका वो कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें समुचित भूमि का अधिक उपयोग होगा, कम से कम भूमि में वो अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं। दूसरा, हमारे जितने भी संसाधन हैं, जो कि पर्याप्त संसाधनों का भी समुचित उपयोग होगा, भूमि का अधिक उपयोग होगा, प्रकाश संश्लेषण भी अधिक से अधिक वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि प्रकाश सूर्य की रोशनी वो अधिक से अधिक मात्रा में ले सकेंगे और पौधे ताकि अपना भोजन आसानी से बना सकें और कम से कम समय में अधिक से अधिक फल दे सकें। दूसरा, आपका ये इससे अधिक गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होंगे। इसमें जो भी फलन होंगी वो कम से कम समय में अधिक से अधिक फल की प्राप्ति भी होगी, उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी। तीसरा, आपका अगर इसमें सघन बागवानी में हमारे छोटे और बौने प्रकार के पौधे होंगे तो उनकी तुड़ाई में भी उनको आसानी होगी। उसके उपरांत उसके समुचित उपचार में भी आसानी होगी और इसमें जो भी हमको उपचार करना होगा या समय रहते इनकी कटाई छटाई जो करनी होगी उसमें भी उनको आसानी मिलेगी। तो अगर हमारे किसान भाई इसको सही तरीके से और सघन बागवानी की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो इससे उनको कई तरह के लाभ मिल सकेंगे। कंचन जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि फल वृक्षों में सघन बागवानी कब करेंगे और कैसे करेंगे? सघन बागवानी की प्रक्रिया जो है प्रायः फल तुड़ाई के उपरांत ही की जाती है। तो जैसे ही हमारे फलन का समय समाप्त हो जाएगा तो हम इस प्रक्रिया को आसानी से अपना सकते हैं। फिर इसमें हम जैसे ही इस प्रक्रिया को अपनाएंगे इसका हमें उपचार भी करना होगा। तो इसके लिए हमें ये 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम पोटाश, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 टन जो है वो आपका ये गोबर की खाद और सिंगल सुपर फॉस्फेट 1.25 किलोग्राम की दर से प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देंगे और इनको डालने के बाद हम समय समय पर इसकी 5 से 6 वर्षों तक सिंचाई करते रहेंगे। कंचन जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सघन बागवानी करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि जब वो इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं तो इसके लिए उन्हें समुचित बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो भी पेड़ हैं जो कि काफ़ी सघन हो गए हैं और जिनकी डालियां आपस में टकरा रही हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे की डालियां अगर टकरा रही हैं तो उनको हम समय रहते उसकी कटाई छटाई कर लेंगे। अगर हम समय रहते कटाई छटाई नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर एक वृक्ष में अगर किसी प्रकार की बीमारी लगी होंगी या फिर उस पर किसी भी कीट का प्रकोप होगा तो वो संभवतः दूसरे पौधे में आसानी से वो चला जाएगा। तो जिसके कारण अगर हमारे ये पौधे बीमार होंगे तो वो वाले पौधे भी बीमार हो जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर हम इसकी समय रहते हम कटाई छटाई नहीं करेंगे तो हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होंगी, जिससे हमारे पौधे जो है अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरी बात है इसमें समय रहते इसमें हमेशा गुड़ाई निकाई भी करते रहनी चाहिए ताकि हमारे जो भी अगर खरपतवार जन्म गए हैं तो वो जो है वो समय रहते निकल जाएंगे तो उनमें भी उसके प्रकोप से भी उसमें कमी आ जाएंगी, उसकी बढ़ोतरी में कमी आ जाएंगी। समय रहते हम इसमें सिंचाई भी करते रहेंगे, खाद का भी प्रयोग करते रहेंगे और अगर जल्दी इसमें अगर ये फलन प्राप्ति की इच्छा होगी तो हम यूरिया का भी सही समय रहते उपचार करते रहेंगे, डालते रहेंगे ताकि हमको अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो जाए।
कंचन जी, आपने बहुत कुछ बताया। अब चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने किसान भाइयों को अंत में यही संदेश देना चाहती हूँ कि यह सघन बागवानी की प्रक्रिया को अपनाकर वो अपने बागवानी फसलों को अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, वो भी कम से कम क्षेत्रफल में। तो यह जो कम क्षेत्रफल है, वैसे किसान जो कि जिनके पास कम ज़मीन है, वो अगर अधिक उत्पादन की चाहत रखते हैं तो वो इस प्रक्रिया को अपनाएं और कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन की प्राप्ति कर सकें, जिसके कारण उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो उनकी आमदनी में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, उनके रहन सहन में भी काफ़ी हद तक सुधार होगा और काफ़ी उनका व्यवसाय भी आगे बढ़ सकेगा। कंचन जी, आपने हमारे किसान भाइयों को सघन बागवानी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। हमें ध्यान रहना चाहिए कि जब बच्चा जन्म लिया उसके 3 से 4 महीने के बाद ही कॉन्सेप्शन कराएंगे, जानवर को मेटिंग कराएंगे, माँ को, गाय के माँ या भैंस के माँ को मेटिंग कराएंगे, ताकि अगर मेटिंग नहीं कराते हैं नेचुरल में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-केवाईसी प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए एआई चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र एआई चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को
पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आप सबका इस धैर्य को बनाए रखने के लिए और कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और अब अपने विशेषज्ञ से जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे हम जानेंगे नवजात बछड़ों के बारे में। तो शिशु मनुष्य का हो, पशु का हो या पौधों में हो, उन्हें खास देखभाल की ज़रूरत होती है। कई बार उनमें बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, कई बार उनमें पोषण की कमी हो जाती है, कई बार उनकी देखभाल में कमी रह जाती है, जिसका खामियाजा हमें उनकी बीमारी या उनकी मृत्यु के रूप में झेलना पड़ता है। तो अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे नवजात बछड़ों की देखभाल के बारे में। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विष्णुराज। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है नवजात बछड़ों की देखभाल। जी हाँ, हमारे देश में बहुत से किसान भाई बहन हैं जो गाय और भैंस दोनों पालते हैं, पर देखा यह जाता है कि दुधारू पशुओं की देखभाल तो उचित तरीके से करते हैं, लेकिन बात करें इनकी नवजात बछड़ों की तो इनकी देखभाल सही तरीके से नहीं करते हैं, जिनका फलस्वरूप इनका मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आइए इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे हम अपने पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत निराला से, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटेरिनरी कॉलेज पटना से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे पशुपालक भाइयों को आप ये बताएं कि बछड़े के जन्म के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए। हम जानते हैं कि करीब 50 से 60% बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। भैंसों में तो 60 से भी ऊपर है, लेकिन आजकल उत्तम प्रबंधन और वैक्सीनेशन और डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का यूटिलाइजेशन करके किसान भाई अपने बछड़े को बचा पाते हैं और वही जा कर के अच्छी माँ बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध प्रोडक्शन करते हैं। हमें ध्यान रहना चाहिए कि जब बच्चा जन्म लिया उसके 3 से 4 महीने के बाद ही कॉन्सेप्शन कराएंगे, जानवर को मेटिंग कराएंगे, माँ को, गाय के माँ या भैंस के माँ को मेटिंग कराएंगे, ताकि अगर मेटिंग अगर नहीं कराते हैं नेचुरल में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है गाय तो उसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पल रहे हैं। बहुत सा किसान भाई 6 से 7 महीना 8 महीना तक गाय से दूध लेते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उसका जो कंडीशनिंग होता है, बॉडी में जो ग्रोथ होना चाहिए, बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हमें 6 से 7 महीना जब बच्चा प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी स्टेज में जब गाय है, प्रेग्नेंट में वुम्ब में जब डेवलप हो रहा है, तो उसको 6 से 7 महीने के पहले हम मिल्किंग करना बंद कर देते हैं। मिल्किंग का भी कई तरीके हैं जिसको हम लोग ड्राइंग ऑफ कहते हैं, बंद करते हैं, और उस दौरान हम लोग बढ़िया न्यूट्रिशन देते हैं। और बच्चा जन्म लेने के 15 दिन पहले तो हम लोग उसको चैलेंज फीडिंग कहते हैं। चैलेंज फीडिंग का ये मतलब हुआ कि जो भी उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो, जितना खाती है हम दें। खास करके प्रोटीनस डाइट बढ़ा देते हैं और कंसंट्रेट में डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोजिशंस हैं उसको बढ़ा देंगे, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा देंगे और माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका कंपोजिशन को बढ़ा देंगे, ताकि बच्चे का बढ़िया से ग्रोथ हो। और जब बच्चे का बढ़िया से ग्रोथ होगा तभी ही बच्चा बढ़िया उम्र से बाहर निकलेगा। इसीलिए अच्छे तरह से मैनेजमेंट के लिए स्टील बर्थ नहीं हो, एबॉर्शन नहीं हो, इसीलिए कंडीशनिंग ज़रूरी है। तो हम 15 दिन पहले चैलेंज फीडिंग करेंगे और एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देंगे, प्रोटीनस अमाउंट को डबल कर देंगे ताकि बच्चे का बढ़िया से ग्रोथ हो। और कई तरह के चीज़ें का ख्याल रखेंगे, बटिंग नहीं हो, दूसरे जानवर उसको धक्का नहीं मारे, इसलिए अलग शेड में रखा जाता है और स्पेस भी ज़्यादा दिया जाता है। उसके कंफर्टेबिलिटी का पूरा हम लोग ख्याल रखेंगे ताकि बच्चे बढ़िया से ग्रो करें और अच्छे से जन्म लें। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, आप हमें ये बताएं कि बछड़े के जन्म ले लेने के बाद बिहार जैसे गर्म प्रदेश में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बच्चे के जन्म लेने के बाद बच्चे का प्रबंधन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसका नोस्ट्रिल्स है, जो नाक है, वो एमनियोटिक कवर से, प्लेसेंटा से घिरा हुआ रहता है। तो सबसे पहले उसको लुकवार्म वाटर, थोड़ा हल्का गर्म वाटर जो सहने लायक है, उससे ले करके साफ तौलिए से उसको पोंछते हैं। और नेवल कोड अटैच रहता है, जो नाभि से है उसका अटैच रहता है एमनियोटिक कवर से। तो सबसे पहले उसको 5 सेंटीमीटर दूर पे काटते हैं और टिंक्चर बेंजोइन या टिंक्चर आयोडीन, अगर बीटा डी सॉल्यूशन है तो उसको धोते हैं और उसी समय उसको नोटिंग कर देते हैं ताकि बाहर से इन्फेक्शन ना हो। और उसका एमनियोटिक कवर को पूरी तरह से शरीर से हटाते हैं। अगर नेचुरल वे में है तो उसको माँ को चांस देते हैं कि उसको लिक करके, चाट करके सभी जगह से हटा दे, और नहीं तो साफ तौलिए से हम लोग गर्म पानी कर करके, गर्म पानी से उसको ये करके हटाते हैं। याद रखना चाहिए कि जो नेवल कोड काटेंगे साफ ब्लेड होना चाहिए, स्टेराइल ब्लेड होना चाहिए, स्टेराइल छुरी होना चाहिए। पहले इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उसमें नेवल इल और डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और बहुत तरह के डिजीज हो जाते थे। तो इसको हम लोग करेंगे और जितना जल्द हो कोलोस्ट्रम पिलाएंगे। कोलोस्ट्रम जिस जानवर को मिल गया, बच्चे को मिल गया, उसको अमृत मिल गया। अमृत कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। और माँ का जो दूध है, फर्स्ट दूध है, और कोलोस्ट्रम जो कहते हैं, फेनुस कहते हैं, वही उसके लिए अमृत है। अगर उसको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ज़िंदगी भर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से। क्योंकि इंडिया, बिहार जैसे प्रदेशों में गर्म प्रदेश है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस है, इन्वर्टिब्रेट के लिए सुटेबल जगह है, इसलिए उसके पैथोजेंस का लोड ज़्यादा होता है। अगर कोलोस्ट्रम मिल जाएगा तो उसको एंटीबॉडीज बनेगी और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से उसको डिजीज से दूर रहेगी। इसलिए तुरंत उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि बाद में इंटेस्टाइन में जो पोरोसिटी है घट जाएगी। जितना पोरस इंटेस्टाइन है शुरुआत में होती है, धीरे धीरे 1-2 दिन 3 दिन पर घटते जाती है। तो पोरस जब होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया होता है। अगर पोरोसिटी घट जाती है तो उसका डाइजेशन होता है, जिस तरह से मिल्क का डाइजेशन हो रहा है, और वो एंटीबॉडीज का काम नहीं करेगा। इसीलिए तुरंत ही उसको टीट्स को साफ करके, अडर के साफ करके बच्चे को पिलाना चाहिए। अगर उस समय दूध नहीं पी पाई तो उसको कोलोस्ट्रम को रख करके उसको 1-2 दिन के अंदर देना चाहिए। अगर बच्चे की माँ डेथ कर गई तो दूसरे माँ से भी उसको तुरंत अगर कोलोस्ट्रम मिले तो देना चाहिए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इन तमाम जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में कुछ और नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू। तब तक के लिए समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।